फिटनेस होती है लाइफ लॉन्ग। तो फिटनेस हैज 5 कंपोनेंट्स। बॉडी बिल्डर्स को देख के मोटिवेट हो जाते हैं। जिम जाना ही वर्कआउट नहीं है, ड्यूरेशन ऑफ वर्कआउट है वो होनी कितनी चाहिए। हर एज में योग और जिम किया जा सकता है। हमें कोच की जरूरत है या नहीं? क्या वॉक करना एक फुल टाइम वर्कआउट है? मास गेनर या कोई सप्लीमेंट ले कितने दिनों में कितना वेट लूज? कार्डियो वेट लॉस या फैट लॉस के लिए नहीं होता है। परफेक्ट बॉडी वेट होना कितना चाहिए? योग है क्या? क्या योग से फैट लॉस नहीं होता? नमस्ते, हेलो एवरीवन, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। और आज के हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं श्री मनीष निम्बारिया, जो कि एक होलिस्टिक वेलनेस और फिटनेस कोच हैं, जहां वो अपने स्टूडेंट्स को जिम में फिटनेस कराते हैं, वेट ट्रेनिंग कराते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ योगा के मास्टर होने के नाते अपने शिष्यों को योग भी सिखाते हैं। तो क्यों करें जिम और क्यों करें योगा, यही हम आज जानेंगे। तो चलिए रुक करते हैं अपनी बातचीत का। तो मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉर्थ स्टार में। तहे दिल से शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे पॉडकास्ट में आए। थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो सर, अगर आपकी बात करूं तो बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है जिम और योगा का, वेट ट्रेनिंग और योगा। तो सबसे पहले हम जिम से शुरुआत करते हैं। एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन, जिम क्यों जाना चाहिए? मैम, हम इसको प्रॉपर सिर्फ जिम से रिलेटेड हम नहीं रह सकते। लेट्स से फिटनेस, अगर मैं फिटनेस की बात करूं तो फिटनेस हैज 5 कंपोनेंट्स। उसमें आपका आएगा मस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड आपका बॉडी कंपोजिशन। तो अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं और अगर आप ये 5 चीजों को ध्यान में रखकर अगर आप अपना वर्कआउट जो भी कर रहे हैं तो आप उसको एक फिटनेस मान सकते हैं, और वो आप जिम में भी कर सकते हैं, आप कोई अदर वर्कआउट करके भी उसको अचीव कर सकते हैं। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट जिम, आप कुछ भी एक्टिविटी करके वो आप अचीव कर सकते हैं। तो एक डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि सिर्फ जिम जाना ही वर्कआउट नहीं है, बट वर्कआउट के वेरिड फॉर्म्स हो सकते हैं। एग्जैक्टली, आप योग भी कर सकते हैं, पिलाटे भी कर सकते हैं, रनिंग भी कर सकते हैं। जब हम जिम जाने की बात करते हैं तो वहां पे सबसे पहले जो एक पिक्चर आती है वो आती है डंबल उठाना, वेट्स उठाना। क्या हम एक प्राइमरी कंपोनेंट माने वर्कआउट का वेट लिफ्टिंग को जब हम जिम जाने की बात करते हैं? मैम, बात क्या है, लोग गलती क्या करते हैं कि वो बॉडी बिल्डर्स को देख के मोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, बॉडी बिल्डर्स का एक टारगेट अलग होता है, बट हमें अगर जैसे किसी को अपना फिटनेस मेंटेन रखना है तो वो बॉडी बिल्डर वाला वर्कआउट नहीं फॉलो कर सकता। राइट। और ये लोग गलती करते हैं, वो बॉडी बिल्डर्स को देख के अपना वर्कआउट प्लान कर लेते हैं या अपनी मर्जी से कुछ भी करने लग जाते हैं। तो फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ओके, राइट। बॉडी बिल्डर्स का माइंडसेट बहुत अच्छा होता है, आप उसको अडेप्ट कीजिए, बट नॉट देयर वर्कआउट। वो बिल्कुल एक अलग सिनेरियो हो जाता है। तो जब हम वेट ट्रेनिंग की बात करते हैं तो आप मुझे जनरल पब्लिक के लिए बताइए, वो जिम जाने को कैसे देखें? मेनली लोग यही गलती ज्यादा करते हैं कि वो जिम जाके सिर्फ और सिर्फ वेट लिफ्टिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं। वो ओवरऑल चीजों को बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं, जैसे अपना फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेचिंग या मोबिलिटी आप कह सकते हैं। क्योंकि उनका माइंडसेट इस तरह का है कि अगर हम जिम जाएंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ वेट लिफ्टिंग करना है। ना वो अपनी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पे ध्यान देते हैं, ना अपनी मोबिलिटी पे ध्यान देते हैं, ना फ्लेक्सिबिलिटी पे। तो वो माइंडसेट उनका ऐसा क्रिएट हो रखा है, सिनेरियो ऐसा बना हुआ है कि आपको जाके सिर्फ डंबल या आपको बारबेल लिफ्ट करने हैं। आपने अभी शुरू में 5 कंपोनेंट्स की बात की कि अगर ये 5 कंपोनेंट्स कवर होते हैं तो कोई भी वर्कआउट कंप्लीट वर्कआउट है। क्या आप उसको और सरल शब्दों में यानी कि सिंपलीफाई करके हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय दोस 5 कंपोनेंट्स एग्जैक्टली? अगर मैं पहले मस्कुलर एंड्योरेंस की बात करूं तो लेट्स से हम डंबल लिफ्ट कर रहे हैं या हम एक मसल को कोई भी काम काफी ज्यादा देर तक दे रहे हैं। लेट्स से हम बाइसेप कर्ल्स कर रहे हैं और मैं उसके 15 to 20 रेप्स कर रहा हूं, तो हमारी एंड्योरेंस पे काम करेगा, उसको हम मस्कुलर एंड्योरेंस बोलते हैं। और लेट्स से मुझे अपना 1 रैप मैक्स उठाना है, लेट्स से स्क्वाट्स या डेडलिफ्ट करने हैं, तो अगर मैं उसमें जो मेरा मैक्सिमम वेट होगा, लेट्स से मैंने 100 kg से 1 रैप करना है, तो मेरा मस्कुलर स्ट्रेंथ को दिखाएगा। ठीक है। अगर मैं कार्डियोवास्कुलर हेल्थ की बात करूं तो हमारा उसमें हार्ट इंक्लूड हो जाएगा, हम रनिंग कितना कर रहे हैं, हमारा ब्रीदिंग कितना अच्छा हो रहा है, हार्ट एंड लंग्स। या एग्जैक्टली। और अगर मैं फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूं तो हमारा रेंज ऑफ मोशन कितना जाएगा, या मोबिलिटी की बात करूं तो हम उसमें रेंज ऑफ मोशन कितना ले रहे हैं। लेट्स से हमें स्टिफ लेग डेडलिफ्ट करना है तो हम उसमें रेंज कितना ले पा रहे हैं। तो ये सब चीजें इंक्लूड करनी होती हैं।
बट लोग ये सब नहीं करते हैं, वो सिर्फ वेट लिफ्टिंग पर फोकस करते हैं और बाकी चीजों को अवॉइड कर देते हैं। सो बेसिकली आप कह रहे हैं कि मोबिलिटी, स्ट्रेचिंग, आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ और साथ में आपकी मसल एंड्योरेंस और मसल स्ट्रेंथ, exactly. जब ये पांचों कवर होते हैं देन वी कैन से अ वर्कआउट इज अ कंप्लीट वर्कआउट। या तब आप किसी को फिट बोल सकते हैं। अदरवाइज इवन अगर आपके पास सिक्स पैक एब्स हैं, अगर आप बाकी चीजें अवॉइड कर रहे हैं तो आप खुद को फिट नहीं बोल सकते। अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, आई यूज्ड टू हैव सिक्स पैक एब्स और मैं अपने आप को फिट बोलता था, बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग योगा एंड मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं कहीं भी स्टैंड नहीं करता हूँ। एग्जैक्टली जैसे एक स्ट्रक्चर बन जाता है कि हाँ मेरे पास सिक्स पैक एब्स हैं, दैट्स इट। ये तो इसका मतलब जब हम जिम जाते हैं तो सिर्फ वेट लिफ्टिंग या वेट्स उठाना ही वर्कआउट नहीं है। एग्जैक्टली सो एग्जैक्टली होना क्या क्या चाहिए? एक मॉडल बताइए वर्कआउट का कि हम जाए वार्म अप करें, मोबिलिटी करें और फिर जाके वेट्स उठाएं। कैन यू एक्सप्लेन दैट? वार्म अप के भी सबके अलग अलग तरीके होते हैं। इट डिपेंड्स कि आप क्या अपना वर्कआउट फॉलो कर रहे हैं। लेट्स से कोई एथलीट है तो उसके लिए वार्म अप करना अलग तरीके से होगा। Okay. अगर आपको जनरल फिटनेस मेंटेन रखनी है तो उसके लिए आपको जिम जाके लोग क्या करते हैं कि सीधा ट्रेडमिल पे चढ़ जाएंगे, राइट, सीधा रनिंग करना स्टार्ट कर देंगे। दैट इज नॉट द वे टू करेक्टली वार्मिंग अप योरसेल्फ। Okay. तो आप जिम जाके आप जॉइंट्स को अपना मोबिलाइज कीजिए, पूरा अच्छे से मोबिलिटी कीजिए, ईच एंड एवरी जॉइंट, शोल्डर जॉइंट मेनली, हिप जॉइंट्स, एंकल जॉइंट्स, ताकि आपको वेट लिफ्टिंग करते हुए प्रॉब्लम ना हो। ओके। और आप मेक श्योर करें कि आप जब अपना वर्कआउट फिनिश करेंगे तो आप उसको स्ट्रेचिंग के साथ फिनिश करें। लेट्स से आपने 30 to 45 मिनट्स का वेट ट्रेनिंग किया एंड 15 to 20 मिनट्स आप फ्लेक्सिबिलिटी को भी दें, ताकि जो आपने मसल कॉन्ट्रैक्ट की है आप उनको रिलीज भी करें। राइट। ये ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन कर लिया और आपने ऑपोजिट एक्शन नहीं दिया, राइट? तो वो आपको करना जरूरी होता है, नहीं तो आप फिर बहुत ज्यादा स्टिफ फील करेंगे आप थ्रू आउट द डे। तो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब स्ट्रेचिंग करना, Yeah. जो हम स्ट्रेचेस करते हैं आफ्टर द वर्कआउट। सो बिफोर वर्कआउट बॉडी को वार्म अप करना, स्पेशली जॉइंट्स पे ध्यान देना, जॉइंट्स की मोबिलिटी, mobility. देन यू डू योर वेट ट्रेनिंग और व्हाटएवर आप अपना वर्कआउट कर रहे हैं, और उसके बाद आपकी आती है स्ट्रेचिंग या फ्लेक्सिबिलिटी, जिसको हम कूल डाउन भी बोल देते हैं। ओके। अगर हम वेट ट्रेनिंग की बात करते हैं तो मुझे लगता है ये एक आम धारणा है और सबके मन में एक ये सवाल रहता है कि क्या सब वेट उठा सकते हैं? क्या वेट उठाना सबके लिए है? देखिए, इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। वेट हमारा बॉडी वेट भी होता है, ओके। ठीक है। जिम में जाके बस वेट की एक शेप होती है, हमें शेप दी जाती है, पर्टिकुलर शेप के ये डंबल है और ये बारबेल है, राइट। ये प्रीलोडेड बार्स हैं, बट वेट जो हमारी बॉडी के अंदर होता है सेम वेट उन्हीं के अंदर होता है। और बॉडी को नहीं पता कि हम कौन सा वेट उठा रहे हैं। आप मजदूरों को देखिए, वो इतनी मेहनत करते हैं, वो इतने लीन होते हैं, वो जिम नहीं जाते, राइट। वो ईंटें उठाते हैं, वो पूरा दिन मजदूरी करके इतनी मेहनत करके करते हैं, बट स्टिल दे आर वेरी लीन, राइट? तो बॉडी को नहीं पता कि आप क्या उठा रहे हो, बस बॉडी को वेट से मतलब होता है। तो यू कैन गो विद बॉडी वेट एंड जिम में जाके वेट्स पे आप उठा सकते हैं, देयर इज नो डिफरेंस। तो हम बॉडी वेट ट्रेनिंग करें, मतलब बॉडी के वेट को एज अ रेजिस्टेंस यूज करें, या फिर एक प्रीलोडेड डंबल या एक वेट को जो जिम में रखा है उसको यूज करें? इट विल बी मोर और लेस द सेम थिंग। या बट आई सजेस्ट कि अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊं तो जैसे लेट्स से कोई बिगनर है तो वो जाए तो अपने बॉडी वेट से स्टार्ट करे, अच्छा, एंड देन ग्रेजुअली वो वेट लिफ्टिंग पे जाए, मतलब डंबल्स एंड बारबेल। उसकी क्या वजह है? मैम, जब अगर आप अपना बॉडी वेट नहीं उठा पाएंगे तो देयर इज नो वे, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप इतना वेट उठाएंगे, वो मैटर नहीं करेगा वो चीज आपके लिए। ओके। या जब तक आप अपना बॉडी वेट नहीं उठा पाओगे या अपने बॉडी वेट के साथ मूव नहीं कर पाओगे प्रॉपर्ली, तो आप जितना भी वेट उठाओगे वो आपके लिए वेस्ट है, बिकॉज एट द एंड आपको वेट लिफ्टिंग बहुत लंबे टाइम तक आप नहीं कर पाओगे। एक सर्टेन एज ऐसा आएगा कि आप थोड़ा सा कम कर दोगे उसको, लेट्स से 50 अराउंड, राइट? आप उसको एनी भी कम कर दोगे, फिर आपका बॉडी वेट आपको संभालना पड़ेगा। तो इसका ये होता है कि आप एटलीस्ट आप अपना बॉडी वेट पहले संभाल के रखें, ओके। क्योंकि जो चीज आप लंबे टाइम तक फॉलो नहीं कर पाएंगे उस पर आप ज्यादा ध्यान ना दें, राइट? उसको पार्ट ऑफ अपना वर्कआउट रखें, बट ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, आप बॉडी वेट पे ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। बॉडी वेट एक्सरसाइजेस की बात करें तो क्या ये फंक्शनल ट्रेनिंग में आता है? इट डिपेंड्स, आपका मोबिलिटी भी आपका बॉडी वेट में आएगा, इवन योगा प्रैक्टिस आपका बॉडी वेट में आएगा, फंक्शनल ट्रेनिंग भी, HIIT हुआ, बर्पीज हुआ, या रनिंग कह लो, ये सारा बॉडी वेट में आएगा। ओके। अगर हम वेट ट्रेनिंग की बात करते हैं या बॉडी वेट ट्रेनिंग की बात करते हैं जहां पे हम वेट को एज अ रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं अपने मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, exactly. उनके एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए, करेक्ट, मैं कह रहे हैं? तो सवाल अब ये है कि हमें वेट ट्रेनिंग करनी क्यों है? उसके फायदे क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, और अगर नहीं की तो क्या होगा? वेट ट्रेनिंग करने से, या वेदर इज बॉडी वेट या हम जिम में जाके कोई भी वेट उठाएंगे, तो हमारी मसल स्ट्रांग है और हमारी बोन डेंसिटी इंक्रीज होती है, okay. जो हमें जब हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो वो उस टाइम हमें बहुत काम आएगा। अगर हमारे पास मसल मास नहीं है तो हमारे जॉइंट बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगे, लेट्स से हमारे जॉइंट्स के चारों तरफ जो मसल होती हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाएंगी, राइट? तो वो आगे ओल्डर एज में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगा, जैसे फ्रैक्चर हो जाना,
गिर गए, आपको फटाक से फ्रैक्चर हो गया, तो बोन डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। तो वो उसके लिए आपको ओल्डर एज में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे लेट्स से अगर आप 30 की एज में आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको उसका रिजल्ट जो है वो आगे आपको दिखाई देगा। ओके या ऐसा नहीं है कि आपको साथ के साथ भी दिखाई देगा, बट वो आपको आगे ज्यादा बेनिफिशियल है। मैं कहीं पे पढ़ रही थी तो उसमें यही लिखा हुआ था या समझाने की शायद कोशिश थी, जिसको आप इलैबोरेट कर सकते हैं सर, कि जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, वेट्स लिफ्ट करते हैं, या जैसे आपने बताया बॉडी वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, बेसिकली यूजिंग वेट एज एन एंड्योरेंस। तो इन कमिंग ईयर्स, जैसे आपने ओल्डर एज का एग्जांपल दिया, एडवांस ईयर्स में ये हो जाता है कि आपके लिए जो सिंपल जॉब्स हैं, उठ के बैठना या 2 किलो का कोई बैग उठा के नॉर्मल चलना, यू नो एनी एक्टिविटी जिसमें आपकी मोबिलिटी रिक्वायर्ड है, आमतौर पे होता है बुजुर्गों को उसमें दिक्कत आती है, लेकिन आपकी डे टू डे लाइफ में आप वो सिंपल टास्क कर पाते हैं अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं पहले से। एग्जैक्टली अगर आप मोबिलिटी भी कर रहे हैं तो वो आपको उसमें ज्यादा हेल्प देगा, और वो चीज आपको आगे जाके ज्यादा समझ में आएगी। अगर आप सिर्फ वेट पे ध्यान देंगे तो वो चीज शायद आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि फिटनेस में 5 जो कंपोनेंट्स होते हैं, अगर आप उन सबका कॉम्बिनेशन रखेंगे तो आप अपने आप को फिट बोल सकते हैं। आपके लिए डे टू डे लाइफ में आपको वेट उठाना है, लेट्स से आपको कहीं जाना है, आपको स्टेज से कुछ वेट उठाना है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। दैट्स हाउ इट इज। सो बेसिकली आपका कहने का मतलब है कि ये सीजनल नहीं है वेट ट्रेनिंग। एग्जैक्टली, या दिस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कमिंग फ्रॉम दिस ओनली। इसी से मैं अगर डिराइव करूं, अक्सर ये देखा जाता है कि किसी को 20 किलो वजन कम करना है, जिम ज्वाइन किया, 20 किलो वजन कम भी हो गया और उसके बाद जिम जाना बंद कर दिया, उनका वेट वापस बढ़ जाता है। इस पर आपके क्या व्यूज हैं? कंसिस्टेंसी। लोग क्या सोचते हैं कि मुझे 3 महीने में इतना वेट कम करना है, वो हो गया तो आई एम डन, बट ऐसा नहीं होता। वो एनीवे वेट आपका फिर से पुट ऑन हो जाएगा। बिकॉज़ क्या करते हैं, लेट्स से 3 महीने आपने कोई डाइट प्लान फॉलो किया है, उसके बाद आप बाहर का खाना स्टार्ट कर देंगे, राइट? वो जो डाइट आपने जो कैलोरी डेफिसिट अपना रखा था, आप कैलोरी सरप्लस में चले जाओगे, राइट? आप वहां से वेट ट्रेनिंग छोड़ दोगे या अपनी फिजिकल एक्टिविटी छोड़ दोगे और यहाँ से आप कैलोरी सरप्लस में आ जाओगे, जो आप डेफिसिट में थे पहले, राइट? अब बॉडी के अंदर खाना डालोगे तो वो तो वेट बढ़ाएगी, तो दूसरा आपने फिजिकल एक्टिविटी बंद कर दी, राइट? तो वो पुट ऑन होगा। ये लोगों का मिसकंसेप्शन है डाइट को लेकर भी, स्पेशली कीटो को लेकर भी, कि हमारा वेट पुट ऑन हो जाता है, राइट? लोग क्या करते हैं, लेट्स से किसी ने कीटो किया, उसमें इट्स मोर ऑफ अ फैट डाइट, राइट? मॉडरेट प्रोटीन, हाई फैट। तो लोग क्या करते हैं, लेट्स से मेरा आज कीटो खत्म हुआ और मैं कल से ही मैं छोले भटूरे में ये सब खा रहा हूँ, मैं हाई कार्ब्स पे जा रहा हूँ एकदम से। बॉडी को अडेप्टेशन नहीं है अभी, आप थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ा सा बढ़ा दो। बट लोग क्या करते हैं, सिर्फ एकदम खा लेते हैं, मैं आज ही सारा खा लूंगा, मैंने आज ही डाइट खत्म हुई है तो मैं शाम को ही जाके खा लूंगा। ऐसा नहीं होता, बॉडी एकदम से जम बैक करेगी, और ये किसी भी डाइट के साथ ऐसा होगा। आप क्योंकि यहाँ पे डाइट की बात कर रहे हैं, मैं उस पर भी आती हूँ थोड़ी देर में, लेकिन आपने बोला कि ये जो सीजनल वर्कआउट है या जो सीजनल ट्रेनिंग है, उसकी जगह लॉन्गर टर्म में हमें एक गोल रखना चाहिए, जहाँ पे एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस रहे कि आप वर्कआउट कर रहे हैं। यू टॉक्ड अबाउट कंसिस्टेंसी। अगर किसी ने 3-6 महीने जिम किया, एक्सरसाइज किया और उसने छोड़ दिया, तो उसकी फिजिकल बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? मेनली जो ये छोटे वेट गेन के अलावा, जैसे आपने बताया, जैसे ये टारगेट्स होते हैं, लेट्स से घर में किसी की शादी है, तो मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि मनीष 3 महीने बाद शादी है तो मुझे उसके लिए वेट लॉस करना है। हाँ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हाई ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग? आप इसको अपना लाइफस्टाइल क्यों नहीं बना रहे हो, राइट? जो आपको ओवरऑल हेल्थ में भी आपको बेनिफिट देगा। ओवरऑल हेल्थ में कैसे फर्क नजर आता है? पॉजिटिव चेंजेस क्या है? वेट लॉस, ऑफ कोर्स आई गेट इट, इसके अलावा क्या? आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप अलग से स्टैंड कर पाओगे। ये सब चीजें होती हैं जो आपको ओवरऑल आपको करियर में बहुत ज्यादा। और जैसे आपके जो वाइटल्स हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारा फैट लॉस होगा तो विसरल फैट कटेगा, हमारे जो वाइटल्स हैं, आपने बताया कार्डियो फंक्शन है, जो हार्ट लंग फंक्शन है, अगर हम अपने इन वाइटल्स की बात करें तो उनपे इस ट्रेनिंग का असर क्या है, जो इंटरनल हेल्थ है? अगर आप लेट्स से आपने कोई भी फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट की, अगर आप खाना उसके ऑपोजिट रखोगे, लेट्स से आपने वेट ट्रेनिंग स्टार्ट की और आपने खाने की अपनी आदत नहीं सुधारी, तो बॉडी उस खाने को अडैप्ट नहीं करेगी, राइट? तो आपको नॉट ओनली वेट ट्रेनिंग, आपको अपना न्यूट्रिशन भी ऑन पॉइंट रखना पड़ेगा, तो दोनों चीजें मिलके काम करेंगी। अगर आप किसी भी एक चीज पे स्टक करोगे तो आपके लिए काम नहीं करेगा। बेसिकली आप बात कर रहे हैं कि हमारी इंटरनल हेल्थ जो है, जो फैट है वो तो कट होगा ही, बट आपको अपना जो वर्कआउट है, एक्सरसाइज है, उसे कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा विद अ गुड डाइट। एग्जैक्टली। अगर आप सिर्फ वर्कआउट कर रहे हो और डाइट अच्छी नहीं है तो वो काम नहीं करने वाला। ताली एक हाथ से नहीं बजती।
It has to go. Yeah, exactly. It has to go together. Yeah, So yeah. two to tango, और यहाँ पे two to tango में आपका खाना है डाइट और दूसरा आपका वर्कआउट. Correct. डाइट की अगर बात करें तो आजकल फैट्स का, फैंसी डाइट्स का, यू नो द डाइट्स विद फ्रिल्स, इसका बहुत चलन है. Yeah. मैं आपसे जानना चाहती हूँ, चाहे कीटो डाइट की बात हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात हो, और भी कई नाम और एडजेक्टिव्स हैं डाइट्स के. इन डाइट्स का रोल है क्या इन डाइट्स को करना सेफ है, और अगर हम ये करते हैं तो इनका इम्पैक्ट क्या है? अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर डाइट की बात करूं तो कोई भी अगर आप डाइट लोगे तो वो आपकी मेडिकल कंडीशन देख के आपको बताई जाती है. अगर कोई भी कोच आपको रैंडमली कोई डाइट बता रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कीटो, तो कीटो को हम एपिलेप्सी में यूज करते हैं. ओके. राइट. तो कीटो आप ऐसे किसी को नहीं दे सकते. बेसिकली मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी का शुगर हाई हुआ तो उसको हम कीटो देते हैं. राइट. एनीवे डॉक्टर्स के कार्ब्स बंद कर देते हैं. राइट. तो एट द एंड इट्स लो कार्ब ओनली. ओके. राइट. तो कीटो में ऐसे ही होता है. तो कोई भी लेट्स से एग्जांपल आपको डाइट चाहिए तो मेक श्योर करें आप अपने पहले ब्लड टेस्ट कराएं. आपकी बॉडी के अंदर क्या कमी है, क्या आपको सप्लीमेंट्स डालने हैं, या आप वो नेचुरल फूड से ले सकते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा डाइट प्लान बनेगा. ऐसा नहीं होता कि आपने किसी से बात की और उन्होंने आपको ऐसे डाइट दे दिया और आपने वो फॉलो करना स्टार्ट कर दिया. क्या पता वो चीज़ आपकी बॉडी में सूट कर रही है नहीं कर रही. क्या पता वो चीज़ आपको पसंद है या नहीं पसंद है. क्या पता वो आपकी स्किन को क्या हार्म कर रही है. एग्जैक्टली आपने अभी बोला स्किन को हार्म कर रही है. मेरा एक बड़ा सवाल इन डाइट्स को लेके ये है, एंड मुझे पर्सनली भी कई बार ये कंसर्न है इन डाइट्स को लेके, कि क्या ये डाइट सस्टेनेबल है, नंबर वन. क्या ये डाइट्स कंप्लीट है इन टर्म्स ऑफ द न्यूट्रिशनल वैल्यू. क्योंकि जब आप कोई पर्टिकुलर डाइट को फॉलो कर रहे हैं, फैंसी डाइट को, तो उसमें कोई ना कोई एक न्यूट्रिएंट है जो डोमिनेंट रहेगा और बाकी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होंगे. सो आई रियली वांट टू नो कि क्योंकि ये एक न्यूट्रिएंट डोमिनेंट डाइट होगी और नॉट अ होलिस्टिक डाइट होगी, उसका असर क्या हो सकता है. क्योंकि वी हैव हर्ड केसेस, जैसे आपने बताया कि हेयर फॉल शुरू हो गया, वीकनेस आ गई, स्किन डैमेज हो गई, या गट पे आ जाता है कई बार कई लोगों के, तो कई हेल्थ इश्यूज अराइज हो जाते हैं इन डाइट से. वो इसलिए होते हैं क्योंकि आपने पहले अपने ब्लड टेस्ट नहीं कराए होते. आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, और ना ही आपके कोच को पता है. Okay. और वो तभी पता चलेगा जब आप ब्लड टेस्ट कराएंगे, और उसके अकॉर्डिंग ही आपका डाइट प्लान बनेगा. लेट्स से इंटरमिटेंट फास्टिंग, ठीक है, उसमें आप 2 मील्स लेते हैं और दोनों मील में आपके गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आएंगे. राइट. सो दैट आपकी बॉडी सब कुछ बैलेंस कर सके. कीटो में क्या होता है, कार्ब बिल्कुल एकदम लो रहते हैं, हिडन कार्ब्स जाते हैं. आप एडेड कार्ब्स नहीं खाते कीटो में. राइट. फैट बहुत ज्यादा हाई रहता है. राइट. और प्रोटीन आपका मॉडरेट रहता है. तो कितने समय तक ये डाइट अगर कोई ले रहा है तो कितने समय तक ले सकता है? डिपेंड्स उनकी मेडिकल कंडीशन पे. अगर लेट्स से कोई वैसे भी कीटो कर रहा है तो आई वुड से 2 to 3 मंथ्स मैक्सिमम. और फिर 2 से 3 महीने बाद क्या होगा? एनीवे वो नेचुरल डाइट पे आएंगे. तो ये लोगों को खुद भी समझना चाहिए कि जो चीज सस्टेनेबल नहीं है लंबे टाइम के लिए, जो चीज आप 2.5-3 महीने से ज्यादा नहीं कर पाओगे, तो आप उसको स्टार्ट करना है क्यों है. आपका कहने का मतलब है कि हमने कोई फैड या कोई पर्टिकुलर डाइट चूज की तो इवेंचुअली होगा ये कि आफ्टर 3 मंथ्स और मे बी अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जो भी हो वो, आप अल्टीमेटली यू विल कम बैक टू योर नॉर्मल. एग्जैक्टली जो खाना हमारे घर में रेगुलर बनता है. तो फिर डाइट करने का फायदा है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम. और अगर हमने 3 महीने डाइट की और फिर डाइट बंद कर दी तो क्या वेट तो वापस आ जाएगा? डिपेंड्स कि आप उसके बाद कितना खाते हो. सो क्या होता है, फैट लॉस का बेसिकली सीधा फंडा है कि आप कैलोरी डेफिसिट पे जाएंगे. राइट. आप कोई भी डाइट उठा लीजिए, मार्केट में जितनी भी डाइट है उन सब का अगर आप निचोड़ निकालेंगे तो वो सिर्फ कैलोरी डेफिसिट है. वेदर इट्स कीटो और इंटरमिटेंट फास्टिंग या कोई भी रैंडम डाइट आप ले लीजिए, वो आपको एट द एंड कैलोरी डेफिसिट पर ही लेकर जाएगा. राइट. अगर आप कैलोरी डेफिसिट से एकदम सरप्लस में जाएंगे तो आपकी बॉडी वेट गेन करेगी. तो आप क्या कर सकते हैं, लेट्स से आप डेफिसिट से अगर आपको सरप्लस करना भी है तो आप धीरे धीरे बढ़ाइए. लेट्स से आपने 20 ग्राम कार्ब्स बढ़ा दिए. राइट. थोड़े दिन बाद आपने 50 ग्राम कार्ब्स बढ़ा दिए. डिपेंड्स. ऐसा नहीं है कि आज आपकी डाइट खत्म हुई, रात को अगेन फिर वही बात है, मैं आज पार्टी करने जाऊंगा. तो और व्हाट इफ कि हमें जब पता ही है कि एंड गोल है यू विल कम टू द सस्टेनेबल ईटिंग, मान लीजिए आपका टारगेट था 20 किलो वजन कम करना, आपका वो एक डाइट से और वर्कआउट प्लान से कम हो गया, उसके बाद आप सस्टेनेबल डाइट पे आओगे, जैसे आपने बोला कि ग्रेजुअली यू विल कम टू द नॉर्मलाइजेशन, आई मीन ऑन अ नॉर्मल डाइट. क्या हम शुरू से ही एक सस्टेनेबल सिंपल डाइट रख के वर्कआउट प्लान नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, और करना भी ऐसा ही चाहिए. बट आजकल सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, ये सब चल रहा है. 10 दिन में इतना वेट कम कर लीजिए, 3 महीने में आप ये कर लेंगे, आप 30 किलो कम कर लेंगे. ऐसा नहीं होता. पर क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं. वो सिर्फ आपको आपके व्यूज के लिए आपको
वीडियो दिखा रहे हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि अब लोग डाइट कर रहे हैं तो आप उनको एक तरीका बता रहे हैं कि डाइट कर भी रहे हो तो ये अच्छा तरीका है कि अगर 3 महीने यू वर ऑन अ पर्टिकुलर डाइट तो वापस आ रहे हैं तो ग्रेजुअली आए और पहले अपने ब्लड टेस्ट करवाएं, अपनी मेडिकल कंडीशन को अपने डॉक्टर से जाने कि वेदर यू कैन गो इन फॉर दिस काइंड ऑफ अ डाइट और नॉट, या आपको क्या सप्लीमेंट्स की जरूरत है, इसकी पूरी मेडिकल जांच होनी चाहिए। बट बेस्ट वे आपके हिसाब से जो बेस्ट वे है या जो सही तरीका है वो ये हो सकता है कि हम सस्टेनेबल खाना पहले ही खाएं और सस्टेनेबल खाने को साथ रखते रखते एक अच्छा वर्कआउट प्लान करें। हाँ, या अगर आपको कोई डाइट फॉलो नहीं करनी है, आप फिर भी आप डॉक्टर से चेकअप कराइए, आप ब्लड टेस्ट कराइए कि मेरी बॉडी में क्या कमी है जिससे मैं अपनी नेचुरल जो डाइट मेरी है जो हमारे घर में डेली बनता है उसमें मैं क्या ऐसी चीजें ऐड कर सकूं जो उस कमी को पूरा कर दे। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ कोई डाइट ही फॉलो करनी है। एग्जैक्टली राइट। लेट्स से अब इंडिया में प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, राइट, तो आप अपनी डाइट में थोड़ा सा प्रोटीन ऐड कर दीजिए तो वो प्रोटीन की कमी पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको हाई प्रोटीन ही खाना है, ऐसा नहीं है कि आपको दिन में 100, 120 या 150 ग्राम प्रोटीन खाना है, ऐसा नहीं होता। आप अपने खाने में भी प्रोटीन ला सकते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। जैसे आप दालें खा सकते हैं, आप पनीर, वेजिटेरियंस के लिए पनीर ऑप्शन है, टोफू ऑप्शन है, और जो नॉन वेजिटेरियन के लिए काफी ऑप्शन है, फिश हुआ, चिकन ब्रेस्ट हुआ, ये सब चीजें आएंगी। या तो एनीवे अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है, और चेकअप्स तो एनीवे कराने चाहिए, लेट्स से विद इन 6 मंथ्स आप एक चेकअप तो कराइए। मतलब फॉर योर जनरल एंड गुड हेल्थ वैसे भी आपको अपने ब्लड टेस्ट या चेकअप्स रेगुलर कराने चाहिए। कि अगर आपको कोई डाइट फॉलो करनी है आप तभी जाएंगे, आप इन जनरल भी आपको कराने चाहिए ताकि आपको एटलीस्ट एक रिकॉर्ड रहे कि हाँ अभी ये बॉडी में कम है, लेट्स से विटामिन डी डेफिशिएंसी है, तो आप सप्लीमेंट कर सके या कोई ऐसा फूड ले सके जिससे आपकी वो कमी पूरी हो जाए। तो हमारे 2-3 टेक अवेज जो अभी तक आपसे बातचीत करके हैं वो ये है कि सस्टेनेबल डाइट हो और सस्टेनेबल और कंसिस्टेंट वर्कआउट प्लान हो, जहां पे आप एक लाइफ लॉन्ग होराइजन लेके चले या व्यू लेके चले, दैट विल बी बेटर। टारगेट पीरियड के लिए या फिर टारगेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। कर सकते हैं, करने में गलत नहीं है, बट आप माइंड में ये जरूर रखें कि ये एक ना एक दिन आपको छोड़ना है। राइट। आप फिर वो जो आप नेचुरल डाइट पे आएंगे वो भी आपको साथ में रखना है। ये ना हो कि आपने एक बार कम खाया और फिर आप एकदम से बढ़ाने लग जाएंगे। राइट। ये चीज आप अपने माइंड में रखें कि ये मैं एक शॉर्ट टर्म के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसके बाद मुझे नेचुरल डाइट पे आना है जो मेरे घर में खाना बनता है। राइट। और मुझे उसमें भी कंट्रोल करना है। सस्टेनेबल डाइट में क्या क्या होना चाहिए? जो अपने जो घर में खाना बनता है, दाल, राइस, चपाती आप ले सकते हैं, सब्जियां लीजिए, सैलड लीजिए आप। ये सब चीजें आती हैं। एक और सवाल है, कई बारी जोश में आके नए हमने जिम ज्वाइन किया है, वेट हमें कम करना है, तो क्रैश डाइट भी शुरू हो जाती है और वर्कआउट के जो आवर्स हैं वो भी बढ़ जाते हैं। सही समय क्या है, मतलब जो ड्यूरेशन ऑफ वर्कआउट है वो होनी कितनी चाहिए? इट डिपेंड्स कि आप किस चीज के लिए वर्कआउट कर रहे हैं। अगर आप एथलीट हैं तो आपका वर्कआउट उसके अकॉर्डिंग आपके कोच प्लान करेंगे। लेट्स से अगर आपको हम सिर्फ फिटनेस की बात करें तो लेट्स से 45 मिनट से लेकर 1 घंटे का वर्कआउट इनफ होता है, including your warm up, your weight training session and your cooling down session. Okay. या 1 घंटा, let's say 1.25 घंटा मैक्सिमम, इससे ज्यादा मैं सजेस्ट नहीं करता। इवन अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा वर्कआउट भी इतना ही रहता है, इंक्लूडिंग वार्म अप 1 घंटा में मैक्सिमम। तो 45 मिनट से लेके 1 आवर is a very good time. Yeah. For you to warm up, then do your workout and stretching. Yeah, exactly. अगर आप जिम में किसी से बातें कर रहे हो तो आप बेशक आप 2-3 घंटे लगा दो तो बट 1 घंटे में आई गेस इनफ वर्कआउट हो जाता है। क्या हम खुद ट्रेन कर सकते हैं? जैसे कई बार होता है जिम ज्वाइन किया और फिर हमने खुद अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी, क्या सेल्फ ट्रेनिंग आप एडवाइस करते हैं? मैम देखिए, कोच की जब बात आती है, पर्सनल ट्रेनर की, तो मेनली लोग इसलिए हायर करते हैं ताकि उनको कोई इंजरी ना हो, राइट, या उनको एक पर्टिकुलर उनका एक माइंडसेट बने कि हाँ कोच आज मुझे मेरे लिए ये वर्कआउट प्लान कर रहे हैं, राइट। उस केस में आप पर्सनल कोच के लिए जा सकते हैं। एनीवे इंजरी इज अ पार्ट, वेदर यू आर विद पर्सनल ट्रेनर या आप खुद से वर्कआउट कर रहे हैं, अगर आपको इंजरी होगी तो वो होकर रहेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोच हायर कर रहे हैं तो वो आपको इंजरी से बचा लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो प्लीज उसकी बात मत मानिए। इंजरी इज अ पार्ट, एनी फिजिकल एक्टिविटी, वेदर इट्स रनिंग में आपका हैमस्ट्रिंग पुल हो जाएगा, आप क्या करोगे, राइट। मैं टीचर के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, मेरा हैमस्ट्रिंग पुल हुआ तो मैं किसको ब्लेम करूंगा? आई कांट ब्लेम माय टीचर। वो होना था, हो गया, राइट। मैं भी ट्रेनिंग ले रहा था, राइट। अगर किसी को लेट्स से किसी कंप्लीट कर तो हमें कोच की जरूरत है या नहीं है? एटलीस्ट वो आपको आपसे अच्छा गाइड करेगा, बिकॉज आपको लेट्स से फिटनेस की नॉलेज नहीं है, आप 0 पे हो, राइट, एंड आपका कोच 10 नंबर पे है, राइट। तो ये डिफरेंस होता है। आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आपके कोच को नॉलेज है, तो एटलीस्ट वो आपको खुद से बेटर गाइड करेगा। और सामने वाला
बंदा या आपका कोच आपको ज्यादा अच्छे समझ पाएगा इंस्टेड अगर आप खुद से कुछ बॉडी पे अप्लाई करें, क्योंकि आपको ना न्यूट्रिशन की नॉलेज होगी, ना आपको वेट्स की नॉलेज होगी, ना आपको किसी अदर वर्कआउट की नॉलेज होगी। तो बॉडी आपका पूरा असेसमेंट देखेगा, आपका टेस्ट करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपका वर्कआउट प्लान करेगा। So basically आप ये कहना चाहते हैं कि of course there is someone more trained, knowledgeable and has an expertise in that. Yeah. तो वो आपको बेटर बता पाएंगे कि आपको कैसे वर्कआउट करना है, क्या वर्कआउट करना है और कितना वर्कआउट करना है। अगर हम बात करें आगे ट्रेनिंग की, तो कई बारी लोग दुविधा में पड़ जाते हैं कि जिम तो जा रहे हैं पर वेट कम नहीं हो रहा। तो वहीं पर कहा जाता है कि आपको वेट थोड़ी कम करना है, आपको तो फैट कम करना है। तो पहले तो हमें ये समझाइए कि वेट लॉस और फैट लॉस में फर्क क्या है और इवेंचुअली टारगेट होना क्या चाहिए। अगर हम लेट्स से वेट लॉस की बात करते हैं, तो जब लोगों के माइंड में ये होता है कि हमें वेट लॉस करना है, तो उसमें आपका मसल मास भी गिरता है और आपकी बोन डेंसिटी भी कम होती है। बट लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती, बिकॉज कोई गाइड करने वाला नहीं होता। वो सिर्फ वेट के पीछे रहते हैं कि मुझे वेट कम करना है, मुझे सिर्फ पतला होना है, सिर्फ पतला होना है। राइट। एंड एज ए सेड के जो फिटनेस के 5 कंपोनेंट्स होते हैं उसको ध्यान में रख के हमें अपना सब कुछ प्लान करना चाहिए। तो अगर हम फैट लॉस की बात करें तो उसमें हमारा मसल भी डेवलप होगा, राइट, और हमारा बोन डेंसिटी बढ़ेगा और हमारे जॉइंट स्ट्रॉन्ग भी हो जाएंगे। तो ये मेनली ये फर्क होता है वेट लॉस और फैट लॉस करने का। राइट। वेट लॉस में आप बहुत वीक दिखोगे, आप कुछ और नहीं सोचोगे, सिर्फ मुझे वेट लॉस करना है, आप सिर्फ स्केल को देखोगे। नहीं, तो जब हम वेट लॉस और फैट लॉस की बात कर रहे हैं तो वेट लॉस में आप कह रहे हैं कि वेट तो आपका लॉस मशीन पे हो जाएगा मेन स्केल पे, बट उसके साथ आपका मसल और बोन डेंसिटी भी कम हो चुकी है। वेयर अगर हम फैट लॉस करते हैं तो वहां पे क्या कम हो रहा है? बेसिकली जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी का जो एनर्जी लेती है वो फैट से लेती है। ओके। हाँ, तो जब हम वर्कआउट करते हैं तो जो बॉडी फैट से एनर्जी लेती है वो प्रोसेस होता है हमारा फैट लॉस करने का। तो फिर मसल लॉस नहीं होता उसमें? नहीं, क्योंकि हम अपना डाइट कंटिन्यू करेंगे ना अच्छी तरह से। अगेन फिर वही बात आ गई, ताली का से नहीं बजेगी। आपको सारी चीजें मेंटेन रखनी है। अगर लेट्स से आप कोई बहुत ज्यादा कार्डियो कर रहे हो, लेट्स से आपका कैलोरी इनटेक है 2000 कैलोरीज, राइट, और आप बर्न कर रहे हो 2500 कैलोरीज, तो वो एकदम उल्टा हो गया। आप मेंटेनेंस में नहीं हो, आप बर्न बहुत ज्यादा कर रहे हो, आप खा कम रहे हो, राइट, और बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो वो लेट्स से बॉडी का फैट परसेंटेज कम है, राइट, तो बॉडी को एनर्जी चाहिए एनीवे, राइट, तो वो फैट कम है बॉडी में तो वो मसल से एनर्जी लेना स्टार्ट कर देगा, बॉडी मसल को खाने लग जाएगा। कि उसको तो एनर्जी चाहिए। हाँ। अगर फैट नहीं है तो वो एनर्जी कहां से लेगा, वो मसल से लेगा। तो सर अभी आपने बताया है कि फैट लॉस करने में और वेट लॉस करने में कितना फर्क है, और हमारा टारगेट इवेंचुअली होना चाहिए कि जो बॉडी में फैट है हम उसकी तरफ ध्यान दें, फैट लॉस करें, ताकि हमारा जो मसल मास है, बोन डेंसिटी है, वो इंटैक्ट रहे। आपने अभी एग्जांपल दिया था कि जैसे कि हम बहुत ज्यादा रनिंग करेंगे तब हो सकता है कि फैट हमारा अगर खत्म हो चुका है तो फिर वो मसल्स जो है उससे एनर्जी यूज होनी शुरू हो जाएगी। तो सवाल यही है कि कार्डियो कितना करना है, हम चाहे रनिंग कर रहे हैं, क्रॉस ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, एक अच्छी ड्यूरेशन क्या है कार्डियो की? इट्स नॉट ओनली अबाउट कार्डियो, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी लो, चाहे वो वेट ट्रेनिंग हो या कुछ भी हो, अगर आप लेट्स से आप एक कैलोरी मेंटेनेंस पे चल रहे हैं, अगर आप उससे ज्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, तो यानी वो आपको हार्म करेगा, चाहे वो कार्डियो हो, चाहे वो वेट ट्रेनिंग हो, चाहे आप कोई फंक्शनल ट्रेनिंग भी कर रहे हो। ओके। या वो आपको जरूर हार्म करेगा। और कार्डियो का जहां तक मतलब रहता है, अगर मैं आपको सीधे सीधे बताऊं, तो आपके हार्ट हेल्थ को लेकर रहता है या लंग्स की हेल्थ को लेकर रहता है। लोग कार्डियो को फैट लॉस से जोड़ते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। वो एट द एंड सिर्फ वो फिर अगेन वो कैलोरीज की बात आती है कि वो बस कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि हमारा वेट लॉस हो रहा है, जो कि गलत हो रहा है। तो आप ये कह रहे हैं फैट लॉस होता है हमारा वेट ट्रेनिंग से? फैट लॉस होता है डाइट से। डाइट से? वेट ट्रेनिंग का फैट लॉस से कोई सीधा लेना देना नहीं है। लेट्स से आपकी बात बड़ी करता हूं कि हमारा वेट ट्रेनिंग से फैट लॉस कम होता है, राइट? हाँ। लेट्स से मैं वेट ट्रेनिंग कर रहा हूं और मैं कैलोरी सरप्लस में खा रहा हूं, इवन इफ आई एम ईटिंग क्लीन, बट मेरा वेट तो बढ़ेगा। क्यों? बिकॉज मैं कैलोरी सरप्लस में खा रहा हूं। सो बेसिकली आप कह रहे हो वो जो कैलोरी डेफिसिट है, आपने कितनी कैलोरी ली है और कितनी आपने बर्न की है, तो वो जो डेफिसिट या डिफरेंस है इवेंचुअली वो काम करेगा आपके फैट लॉस पे। हाँ, सीधा सीधा सा फंडा है। अगर आपको फैट लॉस करना है, चाहे आप कोई भी डाइट फॉलो करें, आप कैलोरी डेफिसिट पर ही जाएंगे। अगर आप सरप्लस पे गए तो आपका वेट बढ़ जाएगा। और सस्टेनेबल डाइट से आप कैलोरी डेफिसिट पे जा सकते हैं। या यस, करेक्ट। ओके, बट कार्डियो कितना करना है हमें? अब कार्डियो मतलब जैसे आपने बताया कि आप अगर जिम जाते हैं तो आप 45 मिनट से 1 घंटा, मैक्सिमम 1.25 घंटा वर्कआउट कर लीजिए, जिसमें आपका वार्म अप भी है, मोबिलिटी है, स्ट्रेचेस है, वर्कआउट है।
तो अगर हफ्ते में 7 दिन है तो कार्डियो करना है नहीं करना है? जैसे आपने बताया हार्ट हेल्थ और लंग हेल्थ के लिए होता है कार्डियो, तो कार्डियो आप कर सकते हैं। जैसे आप वीक में अगर आप 3 दिन भी करेंगे तो आपके लिए काफी रहेगा, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जिम में ट्रेडमिल से पे भागने से अच्छा है आप आउटडोर रन पे जाएं या आप वॉकिंग करने जाएं, वो भी आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बल्कि वो ज्यादा बेनिफिट देगा बिकॉज आपको फ्रेश एयर भी मिल रहा है साथ में। आपने बोला या तो आप रन करें या फिर वॉक पे जाएं। मैं वॉक के बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या वॉक करना एक फुल टाइम वर्कआउट है? नो। क्यों नहीं, आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कहाँ की है? वॉक से आपका मसल बिल्ड नहीं होगा। आप वॉक कर करके आप इतना अपना कैलोरीज बर्न कर लेंगे तो आपका मसल लॉस हो सकता है और बोन डेंसिटी कम हो सकती है। और आप मसल को ट्रेन नहीं कर रहे हैं तो एनीवे आपका जो जैसा आपने अभी बोला कि आपका मसल लॉस होगा और बोन डेंसिटी कम होगी। तो बेसिकली अगर आपको मसल को ट्रेन करना है तो या तो आपको इन एनी वे, चाहे बॉडी वेट ट्रेनिंग हो या वेट ट्रेनिंग हो, आपको वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी बेसिकली। एग्जैक्टली। कार्डियो वेट लॉस या फैट लॉस के लिए नहीं होता है, कार्डियो आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए होता है। ओके। लोग इसको सोचते हैं कि मैं भाग लूंगा, मैं अपना वेट कम कर लूंगा। आपका वेट कम हो जाएगा, नो डाउट्स, बट वो हेल्दी तरीके से नहीं होगा। तो जिस चीज का जो काम है आप उसको उसी तरह से लीजिए, उसी तरह से करिए, वो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा। कितने दिनों में कितना वेट लूज करना सो कॉल्ड आइडियल है? क्योंकि हर कोई चाहता है मेरा जल्दी से वेट लूज हो जाए। वेट एज इन अब हम कहेंगे फैट लॉस, वेट लॉस नहीं कहेंगे। तो कितने दिनों में हम आइडियल कह सकते हैं कि आप वेइंग स्केल पे जाएंगे तो आपका इतना वेट लॉस? पर उसमें फिर अब शर्त ये भी है कि अगर आपका मसल बढ़ गया तो वेट तो कम होगा ही नहीं मशीन पे। तो ये क्वेश्चन ही गलत है। ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए कि मुझे इतने दिन में इतना वेट कम करना है या मुझे इतने दिन में इतना वेट बढ़ाना है। ओके। ऐसा नहीं होता। हम ये सोचते हैं कि हम बॉडी को अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। बॉडी के अपने खुद के फंक्शन है। अगर आपने कुछ एक्सटर्नल कुछ सोर्स लिया है, लेट्स से सप्लीमेंट्स की बात करूं तो लेट्स से किसी का वेट कम, कोई अंडर वेट है और किसी ने मास गेनर या वेट गेनर लिया है, राइट? तो इट्स नॉट नेचुरल फॉर द बॉडी, राइट? हम बॉडी को कुछ बाहर से दे रहे हैं, राइट, सप्लीमेंट कर रहे हैं हम उस चीज को, Right. राइट? जो कि हम खाने से उसको नहीं दे रहे हैं। और बॉडी को पता होता है कि ये बाहर से आया है, राइट? और जैसे आप उस चीज को लेना छोड़ेंगे, बॉडी अपने नेचुरल फॉर्म पे आ जाएगी वापस। ओके। लेट्स से आपने मास गेनर या कोई सप्लीमेंट लेके आपने महीने में 5 किलो वेट बढ़ा लिया और ये आपका टारगेट था। जैसे आप उसको छोड़ेंगे, राइट, वो थोड़ा सा वेट ड्रॉप डाउन होगा अगर आपने अपनी डाइट को मेंटेन नहीं रखा तो। लेट्स से मास गेनर में कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने हाफ सर्विंग ली और आपने हाफ सर्विंग में 500 कैलोरीज आपकी चली गई, राइट? तो आपका मंथली जो भी आपने सप्लीमेंट लिया वो खत्म हो गया, राइट? और आपने फिर से उसको सप्लीमेंट नहीं किया, तो अगर आप देखेंगे तो आपकी डाइट से 500 कैलोरीज कम हो गई हैं जो आप सप्लीमेंट से लेते थे। आप चले गए डेफिसिट पे। तो फिर हमें ये पता कैसे लगे कि मेरा परफेक्ट बॉडी वेट होना कितना चाहिए, जिसमें मुझे ये भी पता हो कि मेरा मसल मास भी ठीक है और नेचुरली ग्रो कर रहा है? जैसे आपने बताया वेट ट्रेनिंग करके मसल नेचुरली ग्रो करते हैं। तो हमें ये पता कैसे लगे कि दिस इज माय परफेक्ट वेट और उसमें मेरी बोन डेंसिटी भी ठीक है और मेरा मसल मास भी ठीक है? उसके लिए आप बीएमआई टेस्ट करा सकते हैं। आजकल जिम्स में मशीन आ गई है, हॉस्पिटल्स में मशीन है। आप वहां जाइए, वो आपका पूरा बॉडी मेजरमेंट लेंगे और उसमें आपको पता चल जाएगा, आपको पूरा डिटेल आ जाएगा कि ये आपकी बॉडी में कम है या ये ज्यादा है या आपको ये चीज बैलेंस करनी है। तो आप उससे अपना आइडिया लीजिए। ये मैं बात कर रहा हूँ आउटर बॉडी की। अगर आपको इंटरनल चेक करना है तो फिर आप ब्लड टेस्ट की ओर जाइए। Right. तो दोनों आपको करने चाहिए। उसके अकॉर्डिंग फिर आप डाइट, वर्कआउट और सप्लीमेंटेशन आप प्लान कर सकते हैं। सो बेसिकली हम अगर बीएमआई कराएंगे तो हमें पता लगेंगे कि कौन से एरियाज ऑफ कंसर्न इन टर्म्स ऑफ फैट लॉस, हमें कितना फैट लॉस करना है, कितना मसल है हमारा और कितनी हमारी बोन डेंसिटी वो आपको ये भी बताएगा कि आपका अपर लोअर कितना इम्बैलेंस है। लेट्स से अब मेनली मेल के साथ क्या होता है कि हमारा लोअर बॉडी वीक रहता है या कम रहता है, राइट? एंड अगर मैं फीमेल की बात करूं तो उनका लोअर बॉडी थोड़ा सा हैवी होता है, राइट? और अपर थोड़ा सा वीक होता है। तो ये चीज वो बीएमआई टेस्ट में आ जाएगी कि आपका अपर लोअर इतना इम्बैलेंस है, Right. तो आपको उस चीज पे भी फोकस करना है। आपने ब्लड टेस्ट और मेडिकल कंडीशंस की भी बात की। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई भी इंसान किसी मेडिकल कंडीशन से ग्रस्त है तो क्या वो भी जिम में जाके वर्कआउट कर सकता है? फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन, डायबिटीज या कोई और भी मेडिकल एलिमेंट अगर है तो? यस, फॉर श्योर वो कर सकता है। और मैं उसका रीजन बताता हूँ। सो हमारी बॉडी में 2 तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक में क्या होता है, जो भी हम डेली एक्टिविटीज करते हैं, जैसे स्ट्रेस होता है, अगर वो नर्वस सिस्टम ज्यादा काम कर रहा है तो हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, कॉर्टिसोल हार्मोन, राइट? और जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम
इंक्रीज हो जाता है, जिससे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कम हो जाता है, मतलब कॉर्टिसोल कम हो जाता है। राइट। आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आप वर्कआउट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको फील गुड आएगा। तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उस टाइम पे हाई होता है। अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, नॉट ओनली वेट ट्रेनिंग, चाहे आप कुछ भी ना करें, तो आप ऐसे रहोगे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं थोड़ा स्ट्रेस में हूँ, ऐसा थोड़ा आलस वाइब ऐसा आपको लगेगा। बट अगर आप वर्कआउट करेंगे तो आपका वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हाई रहेगा, जिससे आप फील गुड हार्मोन को रिलीज कर सकते हैं। या तो ये यहाँ पे मैटर करेगा। अगर अब हम योग की बात करें, क्योंकि हम एक योगी से भी बात कर रहे हैं एट द वेरी सेम टाइम, ये वाकई में यू मे नॉट सी एवरीवन कि जो जिम भी जा रहा है वो योगा भी कर रहा है। प्लीज कीजिए। आपके हिसाब से योग है क्या? अगर मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करूं तो योग का मतलब आता है कि आप अपने मन को भगवान से जोड़ें, जो आज के टाइम में हार्डली लोग करते हैं। आजकल सबने योग को सिर्फ फिजिकल पोजेस तक सीमित कर दिया है। इट्स अ पार्ट ऑफ इट, फिजिकल पोजेस, बट वही सब कुछ नहीं है। बेसिकली जब हम योगा की बात करते हैं तो हम कहते हैं माइंड बॉडी सोल कनेक्शन, जहाँ पे आप अपने फिजिकल प्लेन पे अपने फिजिकल बॉडी का ध्यान रखा, लेकिन वहीं पे आपका जो मन है और जो आपका चित्त है और आपकी आत्मा है, दे आर ऑल्सो इन बैलेंस और इन टैंडम। यस, एग्जैक्टली। अगर प्रॉपर योग की बात करनी है तो आपको उसके साथ सात्विक डाइट भी फॉलो करनी पड़ेगी। डाइट तो हमें जिम में भी फॉलो करनी पड़ रही है। एग्जैक्टली, बट जिम में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप नॉनवेज खाओ, राइट। अगर प्रॉपर मैं योग की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी खाओगे और आप योग कर लोगे, ऐसा नहीं होता। मतलब इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे आजकल चल रहा है कि लोग एग्स भी कंज्यूम कर रहे हैं, ड्रिंक भी कंज्यूम कर रहे हैं, अल्कोहल भी ले रहे हैं, और फिर वो बोलते हैं कि हम योगा भी करते हैं। ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ अपने व्यूज के लिए कर रहे हैं। वो एग्जैक्ट जो योगा का मीनिंग है वो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ फिजिकल हेल्थ को ध्यान में रखकर हम, ठीक है, हम योग कर लेंगे, आसन कर लेंगे, बट इवेंचुअली अगर आप इन द ट्रू सेंस योग को समझना चाहते तो फिर आपको वहां पे अपने मन, चित्त, आत्मा, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। सो योग के, अष्टांग योग के 8 रूल्स होते हैं। इसमें आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि, राइट। सो यम नियम बेसिकली आपका जो डेली रूटीन है, हाइजीन, डिसिप्लिन, ये सब आता है, राइट। देन फूड की मैं बात करूं तो सात्विक फूड, ये सब आता है। जब आप ये सब चीजें फॉलो कर लोगे तब आप आसन पे आओगे। ओह यस, पर हम तो आसन पहले कर लेते हैं। एग्जैक्टली। तो डिसिप्लिन पहले आना चाहिए ताकि आप सुबह जल्दी उठ सकें और आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें। ओके, राइट। अगर किसी की लाइफ में ये डिसिप्लिन है तो ही और शी कैन स्टार्ट विद द पोजेस, राइट। बट अगर आप सुबह जल्दी उठोगे ही नहीं तो आप क्या प्रैक्टिस करोगे? आपको फिर ऑफिस के लिए भागना पड़ेगा। तो क्या योगा जिम करने का, या अभी हम योग की पहले बात कर लें, तो क्या योग के आसन करने का कोई टाइम है पर्टिकुलर? अगर मैं वैसे बात करूँ तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करने चाहिए, बट आजकल टाइम ऐसा नहीं है। आपकी लेट्स से नाइट शिफ्ट है तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप इसको अपनी प्रैक्टिस में लेके आए, बट लेकर जरूर आए। अब मैं बोलूंगा कि नहीं, आप सुबह 3 या 4 बजे उठकर आप योगा प्रैक्टिस कीजिए और आपकी नाइट शिफ्ट है, तो आप बोलेंगे ये पागल हो गया है। तो क्या जिम भी हमें सुबह करना चाहिए? सनसेट के बाद थोड़ा सा अवॉइड करें। रीजन? बॉडी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, उसको कूल डाउन होने में टाइम लगता है। अगर हम दिन में वर्कआउट करेंगे तो हमारे पास पूरा दिन होता है कि बॉडी थोड़ा सा काम डाउन हो जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि किसी भी तरह का वर्कआउट हो, चाहे आप जिम जाते हैं या आप योग करते हैं, सीधी सी बात है, जब भी आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी एक्टिव हो जाती है और उसको कूल डाउन होने के लिए टाइम चाहिए। और जो हमारा रात्रि का समय है, रात का समय है, वो आराम करने का है, सोने का है। तो अगर बॉडी पहले ही एक्शन में है तो उसको सोने में अगर हम शाम के समय या चैलेंज हो फिजिकल एक्टिविटी की तो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो हमको बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, माइंड एकदम अलर्ट हो जाता है, और रात को हमें नहीं चाहिए वो। ये बहुत सीधा सा एग्जांपल है, बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ। लेट्स से ब्लड फ्लो बढ़ा, राइट, अब वो हम एकदम अलर्ट हो गए। और कई लोग तो शाम को लेट्स से आफ्टर 3 और 4 वो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेते हैं, कैफीन, कॉफी इनटेक कर लेते हैं, राइट, विच इज ऑल्सो रॉन्ग, राइट, बिकॉज वो आपको फिर पूरी रात सोने नहीं देगा। right. तो वर्कआउट और ये सब चीजें आपको थोड़ा सा अगर आप ट्राई करें, क्योंकि आप फिर पूरा दिन, लेट्स से आपने मॉर्निंग में वर्कआउट किया तो आप पूरा दिन एक्टिव भी रहेंगे और आपकी बॉडी ग्रेजुअली फिर इवनिंग होते होते थोड़ा सा लो भी आ जाए कि हाँ अब सोने का टाइम है,
अगर आप पूरा दिन एक्टिव रह के उसको शाम को फिर से जगाओगे तो फिर से वो एकदम ऐसे अलर्ट वाला फील आएगा। एंड देन अगेन 1-2 घंटे बाद वर्कआउट फिनिश करके फिर आप बोलोगे कि नहीं अब मुझे सोना है। तो आप कह रहे हैं कि आइडियल तरीका किसी भी वर्कआउट का है कि वो सुबह ही किया जाए, हाँ। फॉर द वेरी रीजन जो आपने बताया। Yeah. अगर किसी पे सुबह समय नहीं है किसी कारण, तो फिर शाम में करें। फिर वो एडजस्ट करने की बात आती है, फिर वो शाम को कर सकता है, दैट्स नॉट एन इशू। एटलीस्ट ही और शी इज डूइंग समथिंग। आप कहना चाह रहे हैं कम से कम कोई फिजिकल एक्टिविटी हो तो रही समथिंग है। इज बेटर देन नथिंग। तो यहाँ पे वो वाला हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अगर किसी के पास मॉर्निंग टाइम है, और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा 1-2 घंटे जल्दी उठ के आप अपना वर्कआउट के लिए टाइम निकालें और इस तरह से रूटीन बनाएं, वो आपको पूरे दिन एनर्जेटिक भी रखेगा और आपका मूड भी अच्छा रहेगा। ओके। अगर हम योग की बात करें तो अब आपने बोला कि योग को खाली हम एक वर्कआउट के तौर पे ना देखें, बल्कि हम उसको एक अगेन जीवन जीने के तरीके में देखें कि हमारा भोजन क्या है, क्या सात्विक है, क्या हम एक डिसिप्लिन में रह रहे हैं, हमारी जो आदतें हैं या हैबिट्स हैं क्या वो भी इन टैंडम या इन सिंक हैं, फिर जाके आपके आसन आते हैं। एग्जैक्टली ट्रू। बट टू स्टार्ट विथ फॉर अ कॉमन मैन आप क्या कहेंगे? शायद बहुत से ऐसे हमारे व्यूअर्स होंगे जो कि जिन डिसिप्लिन और डाइट की आप सात्विक खाने की बात कर रहे हैं वो उसको फॉलो नहीं कर सकते। क्या उनको आप तब भी योग के आसन सजेस्ट करेंगे? थोड़ा सा उनको लाइफस्टाइल में चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज कहते हैं ना यू आर व्हाट यू ईट। तो अगर आप तामसिक भोजन कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बॉडी को मूव करना, बट फिर भी फॉर अ स्टार्ट यू कैन गो विद लेट्स से मोबिलिटी और समथिंग, जिससे आप थोड़ा थोड़ा सा आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होना स्टार्ट करे। और योगा में आसन करने का सिर्फ एक ही मतलब होता है ताकि आप किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में बैठ के आप चैंट कर सकें या मेडिटेट कर सकें। इसके अलावा योगा पोजिशन का कोई और मतलब नहीं होता है। क्या योग से फैट लॉस नहीं होता? योग प्रैक्टिस करने से, स्पेशली अष्टांग योग प्रैक्टिस करने से, फिजिकल एफर्ट बहुत ज्यादा मांगता है अष्टांग योग। तो अगर हम इसको कैलोरीज से देखें तो यस आपका फैट लॉस होगा। जो आपके 5 कंपोनेंट्स हैं, मस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, स्ट्रेच, मोबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन, योग क्या इनको कवर करता है? कवर करेगा, बट हर चीज का अपना एक तरीका होता है। लेट्स से मैं योग करता हूं और आप जिम कर रहे हैं, मेरी मसल मेमोरी अलग होगी और आपकी मसल मेमोरी अलग होगी। ओके। यस, अगर लेट्स से मैं योग कर रहा हूं और आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो तो आपका स्ट्रेंथ क्या पता मुझसे ज्यादा हो, क्योंकि मेरी बॉडी को, मेरे माइंड को नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। राइट, मैं सिर्फ बॉडी वेट लिफ्ट कर रहा हूँ और एकदम से मैं वेट्स पे जाऊंगा, राइट, तो एकदम सीएनएस में सिग्नल जाएगा कि नहीं दिस इज समथिंग डिफरेंट। ओके। मैं एक डिफरेंट टाइप ऑफ वेट उठा रहा हूँ। तो क्या जिम और योगा इकट्ठे नहीं किया जा सकता? कर सकते हैं, फॉर श्योर कर सकते हैं। वो जो आप जिम में अपनी स्ट्रेंथ गेन करेंगे वो आपको योगा पोजेस में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। लेट्स से आप हैंडस्टैंड करना चाहते हैं या क्रो पोज करना चाहते हैं, तो जो आप होल्ड या सूर्य नमस्कार आजकल बहुत प्रचलित है। हाँ एग्जैक्टली, तो वो उसमें आपकी हेल्प करेगा। बट किसी भी चीज को ज्यादा करना आपके लिए हार्मफुल है। अगर मैं योगा प्रैक्टिस की बात करूं तो लेट्स से अगर आपकी बॉडी हाइपर फ्लेक्सिबल है, मतलब अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। आपके जॉइंट्स हाइपर मोबिलाइज हो जाएंगे, हाइपर एक्सटेंशन एल्बोज हो जाएंगी, जॉइंट्स हाइपर एक्सटेंशन हो जाते हैं, वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। उसमें आपकी बोन्स भी या आपके जॉइंट्स वीक हो जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हर चीज का एक कॉम्बिनेशन बना के रखें। ओके। अगर मैं आपको लेट्स से मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ वीकली वर्कआउट का, अगर आपको जिम और योगा दोनों कंबाइन करके चलना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 3 दिन वेट ट्रेनिंग को दीजिए और 3 दिन योगा को दीजिए, ताकि आपकी बॉडी स्ट्रेंथ में भी बैलेंस रहे और आपकी फिजिकल प्रैक्टिस योगा की जो है उसमें भी बैलेंस रहे। और योगा से फैट लॉस होता है? मैं दोबारा ये सवाल पूछ रही हूँ, क्या हम पतले हो जाते हैं योगा से? पतले हो जाएंगे, होते हैं, मैं भी हुआ हूँ, बट अगर हम सिर्फ इसको फिजिकल प्रैक्टिस के तौर पर ले रहे हैं तो पर जैसे आपने बोला कि योग को खाली फिजिकल प्रैक्टिस के तौर पे ना लें, बल्कि आप इसको एक होलिस्टिक व्यू से देखें, जहाँ पे आपकी लाइफ का डिसिप्लिन, आपकी डाइट का डिसिप्लिन और फिर आपके वर्कआउट का डिसिप्लिन। अकॉर्डिंग टू 8 रूल्स ऑफ योगा, वो भी हमें यही सिखाता है। लाइक यम नियम, इसमें आपका डिसिप्लिन आ गया, सब चीजें। उसके बाद आप आसन प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद आप प्राणायाम प्रैक्टिस करेंगे। बिकॉज रीजन बीइंग के लेट्स से आपकी बॉडी स्टिफ है, अगर मैं अपना एग्जांपल लूं तो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग योगा आई वाज नॉट इवन एबल टू टच माय टोज। खड़े होकर मुझे फॉरवर्ड बेंड नहीं लिया जाता था, इन स्पाइट ऑफ जिम ट्रेनिंग। यस, बिकॉज नॉट जिम ट्रेनिंग, बिकॉज मैंने कभी जिंदगी में स्ट्रेचिंग नहीं की थी। तो हम इसमें जिम को हम नहीं बोल सकते कि जिम में जाके ऐसा हुआ है। नहीं, मतलब इतना वर्कआउट करने के बावजूद। हाँ एग्जैक्टली,
बिकॉज हमने फ्लेक्सिबिलिटी पर ध्यान नहीं दिया, जो कि फिटनेस के 5 कंपोनेंट्स में एक पॉइंट है, Right. जो कि बहुत जरूरी है। यही हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हम सिर्फ वेट लिफ्टिंग पर ध्यान देते हैं, हम फ्लेक्सिबिलिटी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और वो चीज़ मुझे जब मैंने योगा स्टार्ट किया तब मुझे रियलाइज हुई कि नहीं, इवन इफ आई हैव 6 पैक एब्स दैट डजंट मैटर आफ्टर अ सर्टेन लेवल। एटलीस्ट आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि आप एटलीस्ट अपने टोज को तो छू सको। तो योग के अपने फायदे हैं और जिम के अपने फायदे यू हैं। शुड कंबाइन बोथ द थिंग्स। अगर आप दोनों को, क्या हर एज में योग और जिम किया जा सकता है, या फिर किसी भी एज में शुरू किया जा सकता है? क्या बच्चे भी जिम और योग कर सकते हैं? क्या जो एडवांस एज में 90 साल 80 साल के वो भी जिम योग कर सकते हैं? मैम, जैसे आपने एडवांस एज की बात करी तो उनके लिए फिर इंटेंसिटी कम हो जाएगी, पर कर सकते हैं। हाँ, पोजेस विल रिमेन द सेम, राइट, अलाइनमेंट चेंज होगा अकॉर्डिंग टू देम, राइट, वो सबका एनीवे अलग होता है और इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। अब हम छोटे बच्चे को हम बहुत ज्यादा हैवी वेट नहीं डाल सकते, वर्कआउट सेम होगा। लेट्स से उसको बाइसेप कर्ल कराने हैं तो हम उसको लाइट वेट से कराएंगे या खाली बारबेल से हम करा देंगे, या उसे योग भी करा सकते हैं। हाँ, बट अगेन ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वो बहुत ही यंग एज से स्टार्ट कर रहा है, अगर उसने लंबे टाइम तक फॉलो किया तो वो हाइपर फ्लेक्सिबल हो जाएगा, जो उसको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों? बिकॉज आप मसल को बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हो, स्ट्रेच करे जा रहे हो तो एकदम वो लूज हो जाएगा, जिससे वो हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। फिर उसको वो वेट ट्रेनिंग करके स्ट्रेंथन करेगा, फिर वो उसको छोटा करेगा। तो व्हाई नॉट हम पहले से उसको कॉम्बिनेशन लेके चले। ये गलती मैंने भी की थी अपने, जब मैं जिम करता था हमने स्ट्रेचिंग नहीं की और हार्डली कोई करता है, राइट। तो पहले हमने मसल को इतना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और जब हमें पता चला कि हाँ फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है, बट तब तक देर तो नहीं हुई थी, बट हाँ मुझे ये लगा कि यार मैंने ये पहले क्यों नहीं किया, राइट, जो कि एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि किसी भी एज में योग हो या जिम हो वो शुरू किया जा सकता है, लेकिन लुकिंग एट अ पर्टिकुलर पर्सन एंड बॉडी टाइप, उसके जो इंटेंसिटी होगी, अलाइनमेंट होगा, वो चेंज हो जाएगा। जैसे आपने भी बोला कि अगर बच्चे सीख रहे हैं तो उनके लिए जो वेट है वो वैरी कर सकते हैं अगर वो वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्या बच्चे वेट उठा सकते हैं या टीनेजर्स वेट उठा सकते हैं? क्योंकि एक मिथ है कि अगर बच्चों ने या टीनेजर्स ने वेट उठाया तो उनकी हाइट रुक जाएगी। ऐसा कुछ होता नहीं है, बट फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा, लेट्स से कोई टीनेजर है तो मैं ये सजेशन दूंगा कि आप बॉडी वेट से पहले स्टार्ट करें। ठीक है। हाँ, उसके बाद ग्रेजुअली आप जिम में जाकर आप वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं। बट जो लोग ये बोलते हैं कि हाइट रुक जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप इन सब बातों पे ध्यान मत दीजिए, आप वेट लिफ्टिंग जरूर कीजिए। एट द एंड है तो वो वेट, राइट। लेट्स से आपने हैंडस्टैंड परफॉर्म किया, लेट्स से आप 60 केजी के हैं, वो 60 केजी आप हाथ पे उठा रहे हैं। बेसिकली इट्स अ मिथ, आप ये कह रहे हैं। हाँ, यस, है तो वो वेट ही ना। आप 60 किलो अपना बॉडी वेट भी उठा रहे हो। मैं ना चलते चलते आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहती हूँ, एंड आई बिलीव हम सब इससे रेजोनेट करते हैं। द मोटिवेशन टू गेट अप, गो एंड वर्क आउट। हम आज गए, हमने साइन अप कर दिया जिम के लिए, हमने योगा की क्लास के लिए साइन अप कर दिया, लेकिन वो हम सस्टेन नहीं कर पाते। 3 दिन कर लिया, हफ्ता कर लिया, 1 महीना कर लिया, एंड देन वी कम बैक टू जीरो। मोटिवेशन सस्टेन होगा ही नहीं कभी। मोटिवेशन एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रहेगा। लेट्स से आपने कोई वीडियो देखा सोशल मीडिया पे जिसको आप अपना आइडियल मानते हैं, यार हाँ आज उसने वीडियो पोस्ट किया, आज मैं भी जाऊंगा, आज मैं इतना वेट लिफ्ट करूंगा, आज तो मुझे योगा क्लास करनी है, राइट। जब तक वो आप वीडियो देखेंगे तब तक वो मोटिवेशन रहेगा। आप जिम में उस दिन चले भी जाएंगे, पर नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे कैसे जाए? आपका डिसिप्लिन, ओके, हाँ, जो योग सिखाता है हमें। यस, एग्जैक्टली, वहां पे आपका डिसिप्लिन काम आएगा। मोटिवेशन, हम भी डीमोटिवेट होते हैं बीइंग प्रोफेशनल इनटू दिस, राइट। अब हमें खुद को डिसिप्लिन इतना कर लिया है कि अब मोटिवेशन हमारे लिए काम नहीं करता। डिसिप्लिन जो काम करेगा वो मोटिवेशन कभी नहीं करता। क्योंकि आपने शुरू में बोला कि टारगेट ट्रेनिंग या फिर एक टारगेट पीरियड के लिए फिटनेस नहीं होती, फिटनेस होती है लाइफ लॉन्ग। एग्जैक्टली, या तो रोज सुबह उठकर जाना और वर्कआउट करना, इसको सस्टेन कैसे करें हम? यू हैव टू वर्क फॉर इट। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा ना। कोई थर्ड पर्सन आपको उठाएगा नहीं कि चलो आज मैं वर्कआउट कराता हूँ, राइट। लेट्स से आपको कोई फ्रेंड आया, आपको जिम ले गया, राइट, या ले गई, तो बट स्टिल आपको जाके वेट तो आपको उठाने हैं, या जो भी आपका वर्कआउट है वो आपको ही करना है, राइट। तो उसमें क्या काम आया? डिसिप्लिन, राइट। एट द एंड यू हैव टू डू इट। आपका फ्रेंड आपको नहीं कराएगा कि हाँ चल तेरे हिस्से का मैं उठा लेता हूँ, राइट। वो करना आपको ही पड़ेगा। आप कुछ टाइम के लिए मोटिवेट हो सकते हैं कि हाँ आज मैं मोटिवेट होकर जा रहा हूँ, आज मैं करूंगा, बट उसको मेंटेन रखने के लिए आपका डिसिप्लिन काम आएगा। सुबह जल्दी उठना या अपने टाइम के अकॉर्डिंग उठना, रेगुलर जिम जाना, एटलीस्ट आप जाओ।
आप कुछ मत करो, आप 15 मिनट का वर्कआउट करके आओ, पर एटलीस्ट आप जाओ। जा रहे हो। वो डिसिप्लिन आपको एक ना एक दिन आपको बहुत आगे लेकर जाएगा, और आपको जब लॉन्ग टर्म रिजल्ट आप देखोगे तो आप खुद फिर जिम जाओगे, अपना कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करोगे। तो योग करें या जिम? दोनों करें। ओके। रनिंग भी करें, योग भी करें, जिम भी करें, और फंक्शनल ट्रेनिंग भी करें। फिजिकल एक्टिविटी चाहिए बॉडी को एक्टिव रखने के लिए, और इसका सीधा सा फंडा होता है कि आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो मेंटेन रहे, राइट। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मल्टीपल एक्टिविटीज में खुद को इंडल्ज करें, आप किसी एक चीज पर फोकस ना करें। जो गलती मैंने की थी, मैंने उससे मेंटल फटीग आ जाता है। यस, फिजिकल फटीग भी आता है। मैंने 10 साल सिर्फ वेट लिफ्टिंग की है, मैंने कभी स्ट्रेचिंग नहीं की थी जिंदगी में। आई स्टार्टेड डूइंग योगा, मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, आई एम नथिंग। इवन आफ्टर हैविंग 6 पैक एब्स, श्रेडेड बॉडी, आई वाज नथिंग। ये मुझे बहुत लेट रियलाइज हुआ, और ये मैं अपने क्लाइंट्स को भी बोलता हूँ कि आप दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बना के रखें, या आप मल्टीपल एक्टिविटीज में खुद को इंडल्ज करके रखें, ताकि जो गलती मैंने की है, जो मैंने भुगता है, वो आप लोग ना भुगतें। मैं इतना ही मैसेज दे सकता हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो आप लोग एक्सपीरियंस ना करें। सो बेसिकली डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज द की। इज द की। Yeah. इसको हम अगर अपने जीवन में और शायद हर क्षेत्र में उतार ले तो Yes. शायद जीवन बहुत हाँ, सुखी हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, आपने so much, अपना वैल्यूबल टाइम निकाला और हमारे पॉडकास्ट पर आए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर मैम, आई एम ग्रेटफुल। थैंक यू। थैंक यू। तो फिट रहिए, स्वस्थ रहिए, हिट रहिए। उम्मीद है आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।